और देखिए, बढ़ता झारखंड संवरता व्यापार संवाद और सम्मान का सार्थक मंच न्यूज 18 बिहार झारखंड का एक खास कार्यक्रम यानी कि बिज नेक्स्ट का मंच सज गया है। सीधे वहां का रुख करते हैं। 5 years में समथिंग अराउंड आई सी आवर BCCL contributing around plus 70 million tons of coal, rather more than that, but plus 70 million tons of coal, and thereby the direct turnover and the indirect entrepreneurship huge होगा, बहुत बड़ा होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप BCCL के काम को सिर्फ BCCL तक लिमिट करके नहीं देख रहे हैं, उसको झारखंड और पूरी सोसाइटी के एम्पावरमेंट के तौर पर इसे देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और आप सबकी बातें सुन के यकीनन होप बढ़ती ही जा रही है। लक्ष्मण, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर मेरे साथ बने रहिए, अगला सेशन भी आप ही के हवाले करूंगी मैं। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो अब सेशन होने जा रहा है उसका नाम है बिजनेस सेक्टर में नए सिग्नेचर, और इस सेशन को लक्ष्मण ही आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एंड नाउ लेट्स पुट our hands together as we welcome our guest for this session, Mr. हर्षनाथ मिश्रा जी। हर्षनाथ मिश्रा जी के बारे में आपको बताती चलूं कि 31 साल का रिच एक्सपीरियंस है आपके पास, और आप डायरेक्टर पर्सोनल हैं सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के। और ये भी बताती चलूं कि इस चार्ज को संभालने से पहले, यानी डायरेक्टर CCL बनने से पहले, ही वाज वर्किंग एज जनरल मैनेजर एट द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। Looking forward to hear you, sir. Lakshman, over to you. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। और मिश्रा साहब से मुझे लगता है कि जब हम लोग कोकिंग कोल और कोल प्रोडक्शन के बारे में बातचीत करते हैं तो उस पूरे सेक्टर की सबसे खास बात यह होती है कि आप में एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। चूंकि ऑटोमेशन आ गया है तो मशीनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे रोजगार बड़ी संख्या में मिलती है। और झारखंड जैसे राज्य के लिए ऐसे सेक्टर में जहां रोजगार बहुत ज़्यादा मिलता हो, ये सेक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला सवाल मैं रोजगार को लेकर ही पूछूंगा कि आमतौर पर झारखंड को देखा जाता है कि रोजगार में के यहाँ पे परंपरागत साधन रहे हैं और ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है धीरे धीरे। तो सबसे पहले ये बताइए कि एम्प्लॉयमेंट के तौर पर आपका सेक्टर, कोल सेक्टर, फ्यूचर में कितना ज्यादा पोटेंशियल लगता है झारखंड के लोगों को या फिर रोजगार देने के मौके पे? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। एक्चुअली रोजगार के मामले में जो आप बता रहे थे, झारखंड में रोजगार महत्वपूर्ण रूप से कोल सेक्टर से ही आते हैं। हमारा प्रोडक्शन चूंकि बढ़ता जा रहा है, लक्ष्य हमारे बढ़ते जाएंगे, तो हमें एम्प्लॉयमेंट की भी जरूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ जो भी कर्मचारी रहते हैं उनके डिपेंडेंट को हम नौकरी देते हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान। इसके अलावा बहुत सारे एम्प्लॉयबिलिटी के स्कीम्स हम लोग चलाते हैं, क्योंकि सबको सिर्फ अपने सेक्टर में नौकरी देना ही प्राथमिकता नहीं होती है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। और जैसे आपने बात की मॉडर्नाइजेशन की, ऑटोमेशन की, तो उसके साथ साथ काफी प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आते हैं और वहां भी एम्प्लॉयबिलिटी की आवश्यकता होती है। जब अगर हमारे लोग पहले से ट्रेंड रहते हैं तो उनको स्कोप वहां मिलता है, और इसीलिए CCL विशेष तौर पे एम्प्लॉयबिलिटी पे काफी ज्यादा ध्यान देता है। और कई सारे स्कीम्स हम लोग चलाते हैं अपने जो हमारे खनन क्षेत्र रहते हैं, कमांड एरिया जिसको बोलते हैं, नियंत्रण क्षेत्र में, जहां पे कि वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में जो लोग रहते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, लाइवलीहुड की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाते रहते हैं। स्किल के लिए करते हैं, स्किल डेवलपमेंट का कैसे किया जाए, उनको कैसे एम्प्लॉय बनाया जाए। हम लोग अप्रेंटिस का ट्रेनिंग भी देते हैं और ITI की ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं। इवन छोटे छोटे स्तर पे, जैसे जो लोग उतने शिक्षित नहीं हैं, जैसा आप जानते हैं थोड़ी शिक्षा की कमी होती है हमारे खनन क्षेत्रों में, तो जो लोग उतने शिक्षित नहीं है उनको हम लोग हेवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस भी दिलवाते हैं। प्लस कुछ NGOs के साथ मिलके हम लोग उनके नियमित रूप से रोजगार के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उस पर हम लोग कुछ स्कीम्स चलाते रहते हैं, जैसे CPET वगैरह हैं। अब काफी NGOs हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी पे बात करते हैं। इसमें एक बात और अपन दर्शकों को बता दूं कि इनके सारे इस एक्टिविटी के बारे में जो इन्होंने अभी जिक्र किया,
टेरी ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी और मैं उस रिपोर्ट को पढ़ा यहाँ पे आने से पहले और अच्छा लगा कि टेरी जैसी संस्था हर इनके ऐसे इनिशिएटिव की बड़ी तारीफ किया और कहा कि ग्राउंड पे वाकई इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्ताव पास कर दिए गए। गोला में डिग्री कॉलेज के लिए 25 करोड़ की मंजूरी मिली। रांची में आयुष सेंटर के लिए 75 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। शहीद ग्राम विकास योजना को अवधि विस्तार मिलेगा और इसके साथ ही महगामा में 300 बेड वाले अस्पताल के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी मिल गई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए स्मार्टफोन खरीदेगी राज्य सरकार। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को 3 करोड़ 38 लाख रुपए देगी सरकार। तो 43 प्रस्ताव पर आज मुहर लग गई है। बड़ी जानकारी, शहीद ग्राम विकास योजना का विस्तार होगा। इसके अलावा महगामा में अस्पताल के लिए 3 अरब रुपए दिए गए हैं और साथ ही साथ 43 अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बाबूलाल ने ट्वीट कर सीएम हेमंत से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि हमारे सीएम कोई भी सवाल को गोलमोल करके जवाब देते हैं। सवाल कुछ भी रहे, जवाब एक ही होता है कि ये बीजेपी की साजिश है, लेकिन कुछ प्रश्नों का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। पहला सवाल, दागी अफसरों की महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती क्यों और कैसे? आपका विधायक प्रतिनिधि अरबों रुपए के अवैध खनन मामले में जेल में है। आप कम से कम जांच पूरी होने तक इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? इसके अलावा तीसरा सवाल भी हम आपको बता दें, दलालों बिचौलियों से संबंध पर स्थिति स्पष्ट कीजिए। रवि केजरीवाल ने जो जांच एजेंसियों को बताया था उस पर भी अपनी स्थिति को साफ कीजिए। प्रदेश में हो रही अवैध खनन पर आपका क्या कहना है? और साथ ही एक श्वेत पत्र पर जारी कर जनता को अपनी सभी संपत्ति बताएं। जांच से बचने के लिए देश के महंगे वकीलों पर कितने पैसे खर्च कर चुके हैं? मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों का उत्तर जनता को आप जरूर देंगे, ये कहना है बाबूलाल मरांडी का। और इस बीच चाईबासा से आपको बड़ी खबर बताएं, कोल्हान जंगल में फिर मिला है आईडी प्रेशर बम। 4 से 5 किलो का यह आईडी बम मिला है। 10 किलो का पाइप बम भी बरामद किया गया। 40 पीस स्पाइक होल भी मिला। 250 पीस लकड़ी और लोहे का तीर भी मिला। बम निरोधक दस्ते ने ईडी बम को नष्ट कर दिया है। चाईबासा से बड़ी जानकारी, 4 से 5 किलो का आईडी बम बरामद किया गया है। 10 केजी का पाइप बम भी बरामद किया गया। इसके अलावा भी अन्य कुछ चीजें मिली है जिसके आधार पर जांच की जा रही है। और खबर पलामू से, जहां पुलिस के सामने टीपीसी के सब जोनल कमांडर दीपक रजवार ने सरेंडर कर दिया है। नक्सली ने झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत समर्पण किया है। दीपक रजवार पर कई नक्सली घटना को अंजाम देने का आरोप है। अलग अलग थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। नक्सली ने आईपीएस ऋषभ गर्ग और एसडीपीओ सुरजीत कुमार के सामने आत्मसमर्पण किया। दोनों ने दीपक रजवार का माला पहनाकर स्वागत किया है। दीपक रजवार नाम का व्यक्ति है जो कि टीपीसी का सब जोनल कमांडर रह चुका है अपने समय पे। इनके ऊपर हुसैनाबाद थाने में, हरिहरगंज थाने में, छतरपुर थाने में, विश्रामपुर थाने में, डाल्टनगंज शहर थाने में सभी जगह पे केस दर्ज है इनके ऊपर। नक्सली गतिविधियों में काफ़ी संलिप्त रहे हैं अपने समय पे ये, और आज इन्होंने आत्मसमर्पण किया है पलामू पुलिस के समक्ष। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि वह काफ़ी समय से इसके परिवार वाले उनसे शायद संपर्क में थे और वो लोग हम लोगों से भी संपर्क कर रहे थे कि ये लोग आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। तो उसी के फलस्वरूप आज दीपक रजवार ने भी अपना आत्मसमर्पण किया है। और चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने 1 दर्जन अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने योगीडी और महकपुर गांव में शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। यहां पर बड़े पैमाने पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था। पुलिस ने धंधेबाजों को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इस काम को छोड़ दें, नहीं तो सलाखों के पीछे भेज दिए जाएंगे। आज सुबह 10 से 12 भट्टियों को नष्ट किया गया है। शराब बनाने का उपकरण एवं जवाब अनुभव को बरामद किया गया है। इस संबंध में उत्पाद विभाग के द्वारा कांड दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।